चंद्रशेखर आजाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, नगीना से सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, जिस तरीके से वोट कैडर आपका बढ़ता जा रहा है, आज भी कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। सबसे पहले तो कहाँ से हैं ये लोग? कुछ लोगों ने नहीं, एक बड़ा मजबूत परिवार है। बीएसपी के समय से एक लंबी समय 30 साल जो इस परिवार ने सेवा की है। मंत्री जी आज हमारे बीच में नहीं है, कुछ दिन पहले वो हमें छोड़ के गए, यशपाल सिंह जी। उनके बेटे आयुष जो बहुत सेवा करते हैं क्षेत्र की। हम लोग तो हमने देखा इस पूरे परिवार को, मंत्री जी को देखा बाम सेफ के काम करते, पोस्टर लगाते, बैनर लगाते, गरीब लोगों में जाके उनको जागरूक करते, उनको इकट्ठा करने, भाईचारा बनाते। हमने देखा सरकार बनी 12 की, मंत्री बने हुए। तो इस परिवार ने लंबे समय सेवा की है और मेरे चुनाव में भी ये पूरा परिवार डट के मेरे साथ खड़ा रहा। 27 के इलेक्शन की तैयारी 4 तारीख से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं। उसके लिए हम जल्द लखनऊ में पीसी करके उसकी जानकारी देंगे और ये यात्रा एक उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का माहौल बनाएगी। हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, इनके नेतृत्व में हमारी 8 विधानसभा की सीटों पर काम हो रहा है और जब यात्रा शुरू होगी तो आपको एहसास होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश करवट ले रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो माहौल बनता है वही पूर्वांचल तक जाता है। पिछली बार भी 2024 के विधानसभा चुनाव में यहीं से माहौल बना। यहीं जब यहाँ माहौल बना तो बड़े बड़े नेता विपक्ष से लड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया, वरना उन्होंने तय कर लिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आजाद समाज पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण बहुत फेवर में है। इसलिए मैं मानता हूं कि इधर जो सुनामी आएगी आजाद समाज पार्टी, उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। कहाँ देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को? अभी तरीके से अभी आप मुख्यमंत्री, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 27 में लखनऊ होगी आजाद समाज पार्टी। आप लिखवा लो मुझसे। हम पे तो कैडर है, हम पे तो संगठन है। 2022 के बाद हम चुनाव नहीं लड़े उत्तर प्रदेश में, लेकिन 24 में हमारी पार्टी ने प्रदर्शन करके दिखाया था कि वो नगीना में कहाँ खड़ी है और वो डुमरियागंज में कहाँ खड़ी है। अभी जब हम 4 महीने पहले प्रत्याशी, चुनाव से पहले सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे, आप देखना कि हमारा प्रत्याशी कोई घर नहीं छोड़ेगा और हम जिन पॉलिसियों पे काम करेंगे वो सबको, वो किसी भी एक समाज को पीछे छोड़ेगी, सबको साथ लेके चलेगी। वो एजुकेशन पॉलिसी हो, हेल्थ पॉलिसी हो, रोजगार पॉलिसी हो, वो कानून व्यवस्था के आधार पे हो, किसानों की समस्या के आधार पे हो, महिलाओं के लिए रोजगार की बात हो, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पुलिस के जवान, तमाम सब लोगों के लिए हो। तो हम जिस चेंज के लिए काम कर रहे हैं वो चेंज आएगा और उसमें नौजवानों की एक बड़ी भागीदारी है। और नौजवान कितना पीड़ित है, ये कॉकरोच जनता पार्टी इसका उदाहरण है कि नौजवान कितना बेबस, कितना लाचार है और उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं सरकार के लोग। पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? क्या 22 लाख बच्चों का भविष्य कोई मायने नहीं रखता है देश के लिए? क्या ये रीढ़ नहीं है देश की? नौजवानों से खिलवाड़ करने वाली सरकार को जनता बताएगी। मैं भी नौजवान हूं, वो भी नौजवान है, आयुष भी नौजवान है, जिला अध्यक्ष जी भी नौजवान है, नबील साहब भी नौजवान, सब तमाम नौजवान लोग, अधिक नौजवान है। हम नौजवान लोग सीनियर लोगों के अनुभव में ऐसा परिवर्तन करेंगे इस बार 27 में। तो पार्टी के साथ में कुछ मिलकर के काम किया जाएगा। यहाँ की तो जो विचार है उस पार्टी का, वो यहाँ आजाद समाज पार्टी में ऑलरेडी है। वो जो उनके जो मुद्दे हैं, आप चेक करोगे तो हमारे मुद्दे, हम पे उनसे ज्यादा मुद्दे हैं। चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स को लेके हो, चाहे हाई कोर्ट्स को लेके हो, चाहे वो राइट टू रिकॉल हो, हम तो उसके समर्थक हैं कि जो नेता काम नहीं कर रहा, जनता को मौका मिलना चाहिए कि जो जनता झूठे वादे करके आ गया और काम नहीं कर रहा, उसको हटा दे। तो वो उन्हीं मुद्दों को लगातार तीसरी बार जो है पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए। 102 रुपए कुछ पैसे करीब पेट्रोल। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। यही वादा किया था ना आपने देश से, और आपके सहयोगियों ने 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा, 25 रुपए डीजल मिलेगा, आमदनी दुगनी हो जाएगी किसानों की, महिला सुरक्षा होगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। यही वादा किया था ना आपने। मुझे 50 दिन दे दो, काला धन चला जाएगा। उसके बाद पहलगांव में लोग मर गए, हमारे देश भारतीय मर गए। आपने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन अगर आकलन हम जाति धर्म से ऊपर उठ के करें कि क्या सरकार अपने वादों पे खरे उतरी है, क्या इसमें देश आगे बढ़ा है? हम हंगर इंडेक्स पे कहाँ हैं, हम प्रेस की स्वतंत्रता पे कहाँ खड़े हैं, तो पता लगेगा कि देश आगे नहीं जा रहा है, बोस, देश पीछे जा रहा है।
बीजेपी आगे जा रही है। विदेश नीति में भारतीय जनता पार्टी की, देश की केंद्र सरकार की, कहाँ आप कमी देखते हैं? अपने मित्रों को छोड़ा है और शायद कोई नस दबी हुई है, या फिर जो है कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम लोग जो हमारे देश से कुछ चाहते हैं और देना कुछ नहीं चाहते, उनको मित्र बना के हम लगातार अपना नुकसान कर रहे हैं। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अभी ईरान हमारा मित्र था। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन ईरान हुए हमारा हैं। मित्र था। बिल्कुल बिल्कुल। ईरान की से हमें जो है एक मिनट इसको दोबारा चलाना, आप सुनिएगा, फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे थे आप। जब तक पेट्रोल डीजल पे बात होगी, फॉरेन पॉलिसी पे कहां से बात हो जाएगी? ईरान हमारा मित्र देश था। जब पाकिस्तान हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा था तो ईरान हमारे साथ खड़ा था, भाई की तरह खड़ा था। आज ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। अमेरिका ने तानाशाही, इजराइल ने तानाशाही दिखाई। कल वो ये किसी भी देश के साथ कर सकता है। हम तानाशाही को बढ़ा देंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो आज हॉर्मुज नहीं खुल रहा है, गैस की किल्लत हो रही है, फर्टिलाइजर की किल्लत हो रही है, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है। उसकी वजह से यहाँ की मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबों के पहुंच से पेट्रोल डीजल उर्वरक जो है गैस बाहर जा रही है। 1000 रुपए बढ़ा दिया आपने। तो ये बुरी गैर जिम्मेदार फॉरेन पॉलिसी की वजह से ये परेशानी हमारे सामने खड़ी है। दुनिया में कुछ भी होता, ईरान हमारे साथ खड़ा था तो भारत सुरक्षित रहता। हमारी पहली प्रायोरिटी अपने देश के प्रति होनी चाहिए, दुनिया के प्रति आप मुझे बताइए। पहली प्रायोरिटी हमारे अपने देश के, जिस मिट्टी से हम लोग जो अन्न खाते हैं उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जहां हम रहते हैं भारतीयों में, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री आज छोड़ के 5 दिन की यात्रा कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भाई आप रैली भी मत करो, आप 2 आदमी निकलो, 4 आदमी निकलो, आप बाहर भी घूमने मत जाओ। देश की जनता से कह रहे हैं फालतू खर्चा मत करो, सोना मत खरीदो, और आप अभी भी आयात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का। मेरा एक सवाल ये है, अभी जिस तरीके से 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, असम में भी अब ये ईद आ रही है, ईद उल अजहा, बकरा ईद आ रही है, गाय को लेकर के फिर एक मसला खड़ा हो गया। तमाम मुसलमान जो हैं वो गाय को राष्ट्रीय गोरक्षा के नाम पर, जो जैसे हत्याएं होती हैं मुसलमानों की गोरक्षा के नाम पर, वो कह रहे हैं कि भाई अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। तो क्यों सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, या क्या लगता है आपको सरकार इस पर कदम उठाना चाहिए? सरकार ये काम कर देगी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये वाली सरकार। मैं आज आपसे कह रहा हूं, मेरी भी डिमांड है, मैं उन तमाम जो मुस्लिम संगठन जिन्होंने अपील की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने पाली, उन्होंने नहीं पाली गाय, हमने पाली है गाय भाई, हमने पाली, हमने गाय नहलाई भी है, पाली भी है, हमने गाय को चारा भी दिया है, दूध भी निकाला है, उस दूध को पी के हम तंदुरुस्त भी हुए। तो जिस नाम पे आपकी राजनीति चल रही है उसको थोड़ा यहाँ पर छोड़ दोगे? उनकी मांग को मान लेना चाहिए, देश की जनता भी चाहती है। कितने ही तो धार्मिक जो हैं क्रियाओं से जुड़े हुए लोगों ने अपील नहीं की क्या कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो? क्यों नहीं कर रहे हो? आपको मैं फिर कह रहा हूं, असम हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, 1-2 स्टेट और है जिनके मुख्यमंत्री हो, वो जो भाषा बोलते हैं वो सिर्फ समाज को बांटने की बोलते हैं। आज आयुष जी के नेतृत्व में तमाम लोगों ने आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास, जिसमें पिछड़े समाज के लोग भी हैं, जिसमें आयुष जी के समाज के लोग, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। तो यहाँ तो कोई नफरत नहीं है, यहाँ तो भाईचारा है। आप क्यों नफरत फैला रहे? क्योंकि आपको पता, अगर आप नफरत नहीं फैलाओगे तो आपकी राजनीति कामयाब नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश राजनीति को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। 10 साल आपको दे दिए, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश क्या दिया? आपने दिया कि नीट का पेपर लीक होता है, पुलिस भर्ती का पेपर लीक होता है, तमाम भर्तियों में घोटाले होते हैं, आरक्षण में आपके मुंह पे टेप लग जाती है। नौजवान संघर्ष करने, यूपीएससी का जो यूपीपीसीएस का जो पेपर लीक हुआ, उसके एग्जाम को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों ने जो है इलाहाबाद में धरना दिया, आपने लाठी बजा दी, बेटियों के हाथ पैर तोड़ दिया आपने। इस गुंडागर्दी का जवाब इस बार जनता और नौजवान वोट की चोट से आपको देगा, याद रखना मेरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का अब चुनावी माहौल जो है वो सरगर्म रहा है, तो आने वाले वक्त में ये कड़ा मुकाबला रहेगा। दिल्ली से समाचार प्लस OTT के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती के साथ।